हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। हम आ चुके हैं बीटीएच नोवेल के एपिसोड नंबर 303 पे और इसमें जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फाइनली डी स्टेट में ब्रेक थ्रू करने वाली है। अब तक की बीटीएच की स्टोरी को जानने के बाद तुम लोग इतने ज्ञानी तो बन ही गए होगे कि तुम्हें पता होगा कि जो भी चीजें डी से रिलेटेड होती हैं उन्हें डी की कॉन्टेंट में एकदम सुप्रीम माना जाता है। खैर, इससे पहले हम रिकैप को शुरू करें। जो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं फटाफट से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो जिससे आप न्यू एपिसोड्स को बिल्कुल मिस ना करो। अब चलो जानते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। शुरुआत में हमें जियान के साथ साथ गुयुआन और बाकी के लोग दिखाए जाते हैं। ये हेवली टूम के एंट्रेंस के पास खड़े हुए थे। गुयुआन कहते हैं कि तुम्हें हेवली टूम से 1 साल से कम के समय में वापस आना है। जियान भी टाइम वेस्ट नहीं करता। गुयुआन ने जो स्पेशल क्रैक को क्रिएट किया था वो सीधा उसमें एंटर कर जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है हेवली टूम के अंदर का। अभी भी वहाँ पे वैसी शांति फैली होती है। चारों तरफ वो ग्रेश धुआं ही धुआं होता है। जब जियान हेवली टूम के डीपेस्ट रीजन में जाता है तो उसकी सबसे पहले मुलाकात होती है सेंट सुएडाओ से, जिसे वो पहले से भी मिल चुका है। सेंट सुएडाओ जियान को लेके सीधे चले आते हैं शाओजोन की टूम की तरफ। फिर जियान और शाओजोन की मुलाकात होती है। जब शाओजोन जियान के अभी के अचीवमेंट्स को देखते हैं वो बहुत ही प्राउड महसूस करते हैं। फिर पिछले कुछ सालों में जो भी हुआ उन सारे अनुभवों को शाओजोन को बताता है। शाओजोन ने भी सोचा नहीं होता कि हनक्लेन ऐसी स्ट्रेंथ को छिपा के रख रहा है। आखिरकार जब शाओक्लेन और हनक्लेन के बीच में वॉर हुआ था तो फिर भले ही शाओक्लेन एकदम तबाह हो गया हो, हनक्लेन को भी भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि पिछले कुछ हजार सालों में वो सिर्फ रिकवरी नहीं हुए बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा चुके हैं। जब जियान एंसेस्टर शाओजोन से रिवाइव होने की बात को बोलता है, शाओजोन अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है ऐसा 2 दी से नीचे कोई कर नहीं सकता, और अगर अभी के कंटेंट में कोई फाइटिंग गॉड होता, ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 दी की बात हो रही है, तो फिर हनक्लेन इस तरीके से एरोगेंट बिहेव नहीं करता। शाओजोन कहते हैं हालांकि स्ट्रेंथ के बारे में तुम्हारी कुछ खास हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका दूंगा। वो जियान को इस हेवली टूम के बारे में बताते हैं। उनके हिसाब से इस हेवली टूम की एक सोल बन चुकी है और ये सोल इस पूरे हेवली टूम के एनर्जी बॉडीज को कंट्रोल करती है, ऑफ कोर्स शाओजोन को छोड़ के। इसी की वजह से सारी एनर्जी बॉडीज एक दूसरे को डिवावर करने में लगी रहती हैं। ये कहने के बाद शाओजोन ऊपर आसमान में चले जाते हैं और उनका माइटी ऑरा चारों तरफ फैल गया था। जब एनर्जी बॉडी शाओजोन को देखती है ये सभी शाओजोन के रिस्पेक्ट में अपने घुटनों को टेक देते हैं। तभी दूर से खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठी होने लगती है। इसने एक बहुत ही बड़े चेहरे को बना लिया होता है। ये ह्यूज स्पिरिचुअल फेस इस हेवली टूम का चेहरा था। वो शुरुआत में शाओजोन को अपने काम से काम रखने के लिए बोलता है, लेकिन एंसेस्टर शाओजोन मानते नहीं है। फिर क्या वो बड़ा सा चेहरा एक बड़े से स्पिरिचुअल तूफान को थूक के मारता है, लेकिन स्पिरिचुअल स्टॉर्म शाओजोन का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तभी अचानक से उनकी आंखों में एक अजीब सी फ्लेम जलने लगती है और ये सोल फायर चारों तरफ फैली थी। अब आखिर क्या भला है, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। शाओजोन के शरीर से इस अजीब सी फ्लेम को राइज होते हुए देख वो ह्यूज फेस एकदम शॉक में चला जाता है। वो कहता है अपनी सोल को जला रहे हो शाओजोन, क्या तुम पागल हो गए हो? उसकी आवाज बहुत ही पैनी हो गई थी। वो कहते हैं अपनी सोल को इंसिनरेट करना शाओजोन, तुम इस तरीके से इस दुनिया से पूरी तरीके से वैनिश हो जाओगे। जब ये शब्द नीचे के जियान के कानों में गए थे उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। उसका एक्सप्रेशन इमीडिएटली चेंज होता है क्योंकि वो खुद एक एल्केमिस्ट है। उसे अच्छे से पता होता है कि एक सोल को इग्नाइट करने का मतलब क्या है। ये चीज अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जैसी है। ऐसा करने से एक बहुत ही कम समय में एक एक्सट्रीमली ग्रेट स्ट्रेंथ को हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है। यहाँ पे शाओजोन अपनी सोल को जला के अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से उनकी सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी जियान अपने शरीर को संभाल नहीं पाता। वो कहता है एंसेस्टर। इस समय उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। शाओजोन ने जियान को बताया नहीं कि वो अपनी सोल को इग्नाइट करने वाले हैं। इस डरी हुई हेवली टूम की सोल को देख के शाओजोन बस एक स्माइल पास करते हैं। वो कहते हैं मेरा यहाँ रहने का मिशन कंप्लीट हो गया है, अब मैं जीता हूँ या फिर नहीं ये मेरे लिए अनइम्पोर्टेंट है। ये कहने के बाद वो बोलना बंद कर देते हैं। वो अपने हाथ को उठाते हैं जिसमें फ्लेम लिपटी हुई थी। फिर इसे उस चेहरे की तरफ आगे बढ़ा दिया जाता है। इमीडिएटली उनकी हथेली में से एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स बाहर आई थी। जैसे ही ऐसा होता है उस हेवली टूम के सोल के बड़े से चेहरे में से इंटेंस फ्लक्चुएशंस एमिट होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को फोर्सफुली खींचा जा रहा है। वो हेवली टूम का चेहरा चिल्ला के बोलता है मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा। ऐसे रोर की वजह से पूरी हेवली टूम एकदम ट्रेम्बल हो गई थी। वो चेहरा अपने बड़ी से मुंह को खोलता है। कई इनविजिबल स्पिरिचुअल स्फीयर्स जिनका आकार हजारों फीट का होगा वो अचानक से शूट हुए थे। ये स्पीस को चीरते हुए रूसेस तरीके से शाओजोन को टारगेट करते हैं। हेवली टूम के रिटेलिएशन के सामने शाओजोन एकदम शांत रहते हैं। वो कहते हैं इसकी कीमत के तौर में मैंने अपनी सोल को सैक्रिफाइस कर दिया है, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुरंत ही उनका एक और हाथ आगे बढ़ाता, फिर वो इसे जेंटली क्लेंच कर देते हैं। एक पैनी सी सोनिक वेव विस्फोट होती है। वो आगे बढ़े स्पिरिचुअल स्फीयर्स वहीं पर रुक जाते हैं। एंसेस्टर शाओजोन के एक इशारे पे इनकी दिशा बदल जाती है। अभी और भी फिरोशियस तरीके से उस हेवली टूम सोल को निशाना बनाते हैं। इन स्फीयर्स के अंदर वो अजीब सी फ्लेम का क्लस्टर भी होता है। चलो इसे हम सोल फ्लेम बोलेंगे। इन वापस लौटने वाली स्फीयर्स की स्पीड बहुत तेज होती है।
बस एक ही इंस्टेंट में स्विच साउंड के साथ ये एक फायर ग्लो में बदल के उस चेहरे के आर पार हो गए थे। तुरंत ही ऐसा लगता है जैसे किसी सूखे कागज में आग लग गई हो। ये फ्लेम बूम साउंड के साथ फैलने लगती है। इस फैलती हुई फ्लेम की वजह से हेवरी टूम के सोल में से एक बहुत ही मिजरेबल आवाज बाहर आई थी। अगर ये कोई ऑर्डिनरी फाइट होती तो फिर हेवरी टूम को शाओजॉन से बस थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत थी, वो अभी की तरह टेरिफाइड नहीं होती। लेकिन अभी जैसे ही शाओजॉन ने फाइट शुरू करी है वो तुरंत ही अपनी सोल को इग्नाइट कर चुके हैं। नेचुरली उनकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। इस समय हेवरी टूम की सोल को भी शाओजॉन से फाइट करने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। और तो जो सोल फ्लेम है वो हेवरी टूम की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर बहुत ही लीथल इफेक्ट्स को पोजेस करती है। आसमान का भी ह्यूज स्पिरिचुअल फेस उस सोल फ्लेम से पूरी तरह से ढक गया होता है। अंत में जाके हम उस बड़े से चेहरे को श्रिंक होते हुए देखते हैं। साथ में वेव आफ्टर वेव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहने पहने अटैक्स के रूप में इसमें से विस्फोट हो रही थी। इसकी वजह से आसपास के एरिया में एकदम कोलाहल मच जाता है। वो आसपास की एनर्जी बॉडी से इतनी डर चुकी थी कि वो बिना हेजिटेट कर यहाँ से भागने लगती है। वो सेंस कर पाती है कि अगर इस युद्ध ने उन्हें चपेटे में ले लिया तो फिर उनकी सोल का बिखरना बिल्कुल पक्का है। जियान के शरीर के चारों तरफ प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम चल रही थी। हालांकि वो स्पिरिचुअल असॉल्ट काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन तब भी जियान इसका विरोध करने के काबिल होता है। इस समय शाओजॉन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहले काफी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी है। रिगार्डलेस जियान चाहे कितनी कोशिश कर रहा हो वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की गहराई को माप नहीं पाता। साफ तौर पे सोल को जलाने की वजह से शाओजॉन एकदम अनडिफीटेबल हो गए। लेकिन जब जियान सोचता है कि इस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के बदले में शाओजॉन को अपनी सोल को सैक्रिफाइस करना होगा, वो अपने आप को दांती मीचने से रोक नहीं पाता। इस समय भले ही शाओजॉन बस एक सोल फ्रेगमेंट हो, लेकिन एटलीस्ट वो सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन इस बैटल के बाद उनकी सोल इस दुनिया से पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी। फ्लेम के अंदर वो छोटा हो चुका बड़ा सा चेहरा एक पल के बाद एक इंसानी फॉर्म को ले लेता है। उसकी वो लाल आंखें देखती हैं शाओजॉन को। वो एक मर्डरस डिजायर के साथ बोलता है, शाओजॉन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन हेवरी टूम के रोर को शाओजॉन पूरी तरह से इग्नोर मारते हैं। उनके दोनों हाथ फिर से साथ में आते हैं। कई कॉम्प्लिकेटेड हैंडसीज बनती हैं। जैसे ही सीज फॉर्म हुई थी उनकी उंगलियों में से कई रोशनियां बाहर आती हैं। ये साथ में इंटरवाइन होके एक ह्यूज फॉर्मेशन को बना लेती हैं। तो इस फॉर्मेशन के बीच में होती है वो हेवरी टूम सोल। इससे पहले हेवरी टूम इस फॉर्मेशन के ऊपर रिएक्ट कर पाती। फॉर्मेशन की हर जगह से कई फ्लेम की रेज बाहर आने लगती हैं। फिर जियान को सिजलिंग साउंड सुनाई देता है। ऐसी अनगिनत फ्लेम्स हेवरी टूम की सोल की बॉडी को एकदम पेनिट्रेट कर देती हैं। मतलब उसे बेसिकली छेदी लाल बना दिया था। ऐसे एंटेंगलमेंट की वजह से वो हेवरी टूम सोल काफी खतरनाक तरीके से स्ट्रगल करती है। इसकी वजह से जियान का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। हेवरी टूम की सोल किसी तोप के गोली की तरह लगातार इस फॉर्मेशन में स्मैश हो रही थी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो कमजोर सी दिखने वाली फ्लेम्स इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जकड़ने की बहुत ही अच्छे इफेक्ट को पोजेस करती हैं। रिगार्डलेस वो स्पिरिचुअल अटैक चाहे कितना ही पावरफुल रहा हो, उन रे ऑफ फ्लेम्स के कांटेक्ट में आने से वो तुरंत ही गायब हो जाया करता था। शाओजॉन की आंखें देखती हैं स्ट्रगल कर रही हेवरी टूम सोल को। वो एक काफी नॉर्मल सी आवाज में बोलते हैं, अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि ऐसे स्टेट में पहुंच जाने के बाद भी मैं तुम्हें फिनिश नहीं कर सकता तो तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। भले इस समय शाओजॉन उस पीक एक्सपर्ट की बस एक रेमनेंट सोल रह गए हो, लेकिन इनके पास अभी वो डोमिनेटिंग ऑरा होता है। जब काफी समय तक स्ट्रगल करने के बाद उसके सारे एफर्ट्स एकदम फ्यूटाइल होते हैं तो फिर हेवरी टूम सोल की आवाज काफी सॉफ्ट हो जाती है। वो कहता है, शाओजॉन मुझे जाने दो, हम इसे आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। वो जानता था कि इस समय शाओजॉन उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब तक वो टाइम को डिले कर पाता है उसके अटैक करे बिना शाओजॉन डिसअपीयर हो जाएंगे। हेवरी टूम सोल की ऐसी सॉफ्ट आवाज को सुन के शाओजॉन बस एक स्माइल को पास करते हैं। वो कहते हैं, अब और बातचीत की कुछ जरूरत नहीं है, तुम अपने स्पिरिचुअल एसेंस को मेरे हवाले कर दो। वो अनगिनत फ्लेम रेज रूथलेस तरीके से हेवरी टूम सोल की बॉडी को एकदम छलनी बना देती हैं। फिर धीरे धीरे पीछे होती हैं। लेकिन जब ये रे ऑफ फ्लेम्स वापस जा रही होती हैं, इनके साथ हेवरी टूम की सोल की बॉडी में से एक 10 फीट बड़े क्रिस्टल क्लियर लाइट क्रिस्टल को बाहर आते हुए देखा जा सकता है। इस क्रिस्टल क्लियर लाइट क्रिस्टल में से एक चमकदार रोशनी बाहर आती है। जियान का हाथ आगे बढ़ के उस लाइट क्रिस्टल को टच करता है। उसकी सोल को एक वार्म फीलिंग आई थी। अभी जियान सेंस करता है कि उसकी सोल में से एक लालच से भरी आवाज आ रही है। जियान बड़बड़ाते हुए बोलता है, क्या यही हेवरी टूम सोल का स्पिरिचुअल एसेंस है? एक बार जियान ने जब हॉलो सोल के मैन हॉल को डिस्ट्रॉय किया था तो उसे वहां से स्पिरिचुअल एसेंस हासिल हुआ था। लेकिन अगर इस लाइट क्रिस्टल को उससे कंपेयर किया जाए तो फिर वो चीज बिल्कुल मामूली होगी। इस चीज की प्योरिटी हॉल ऑफ सोल्स के स्पिरिचुअल एसेंस से कई गुना बेहतर होती है। जब इस सोल एसेंस को जबरदस्ती बाहर खींचा जाता है तो वो हेवरी टूम सोल किसी पागल बीच की तरह एकदम रोर करता है। अब वो इस समय फाइनली डर गया था। ऐसे डर की वजह से हेवरी टूम सोल फिर से चिल्ला के बोलता है, शाओजॉन मुझे रिलीज कर दो, मैं तुम्हें पूरी हेवरी टूम दे दूंगा, तुम जो चाहे वो ले सकते हो। खैर उसकी चीखें बिल्कुल नाकामयाब होती हैं। शाओजॉन इसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखते। उनके हाथों की वेंसीज फिर से चेंज होती हैं। वो रे ऑफ फ्लेम्स एकदम बड़ी होने लगती हैं। फाइनली उस क्रिस्टल क्लियर लाइट क्रिस्टल का आधा हिस्सा हेवरी टूम सोल की बॉडी में से फोर्सफुली बाहर निकाल लिया जाता है। अपने शरीर की एनर्जी को इस तरीके से गायब होती हुई सेंस करके हेवरी टूम सोल फाइनली समझ जाती है कि अगर उसने ऑल आउट फाइट शुरू नहीं करी तो उसका वैनिश होना एकदम पक्का है। वो कहता है, शाओजॉन मैं तुम्हें अपनी मनमर्जी नहीं करने दूंगा। उसके शरीर की रोशनी और भी चमकदार हो गई थी और इसमें से एक्चुअली में फ्लेम्स बाहर आने लगती हैं। लगता है ये भी अपनी सोल को जलाने लगा है, लेकिन इसकी सोल बॉडी
जैसे जलनी शुरू हुई थी तभी आसमान से एक बहुत ही बड़ा पाम नीचे आता है। एक बैम साउंड के साथ उस बड़े से चेहरे पे जाके टकराया था। इस भयानक स्ट्रेंथ की वजह से वो बड़ा सा चेहरा पीछे उड़ जाता है। साथ में जो उसके अंदर का क्रिस्टल क्लियर लाइट क्लस्टर था उसे पफ साउंड के साथ हेवरीटूम की सोल बॉडी में से फोर्सफुली बाहर निकल जाता है। अपने स्पिरिचुअल एसेंस को इस तरीके से बाहर जाते हुए सेंस करके हेवरीटूम सोल तुरंत ही कमजोर महसूस करती है। वो क्रेजी तरीके से स्पिरिचुअल एसेंस की तरफ आगे बढ़ने लगा था। आगे बढ़ रही हेवरीटूम सोल को देख के शाओ ज़ुन बस अपने हाथ को वेव करते हैं। एक फ्राइटनिंग विंड की वजह से हेवरीटूम सोल की बॉडी सीधे जमीन से जाके टकराती है। इसके आसपास जो एनर्जी बॉडीज होती हैं नीचे पड़े हेवरीटूम के सोल को देख के इन सभी की आंखें लाल हो गई होती हैं। इन आंखों में नफरत भरी हुई थी। अंत में जाके मक्खियों के झुंड की तरह उस कमजोर हो चुके हेवरीटूम के सोल के ऊपर एकदम खतरनाक तरीके से टूट पड़ते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को खो देने के बाद हेवरीटूम सोल नेचुरली इतने सारे अटैक्स का सामना नहीं कर पाती। इस वजह से काफी जल्दी इसमें से एक तेज चीखने की आवाज बाहर आती है और उसके सोल के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसमें से एक फ्यूरियस सोल फ्रैगमेंट धीरे से आसमान में उठाता फिर ये हवा में मिल जाता है और कुछ इस तरीके से अंत होता है हेवरीटूम के सोल का। जब ये हेवरीटूम सोल गायब हुई थी तो आसपास की एनर्जी बॉडीज की आंखें जो कि ओरिजिनली लाल थी अब हम उन्हें क्लियर होते हुए देखते हैं। इन आंखों में जो एक दूसरे को डिवावर करने की इच्छा होती है इस समय बहुत ज्यादा कम हो गई थी। कुछ समय तक होश आवास में आने के बाद ये सभी रिस्पेक्टफुल तरीके से आसमान में खड़े शाओ ज़ुन की तरफ अपने अपने घुटने टेक देते हैं। खैर शाओ ज़ुन इन एनर्जी बॉडीज के एक्सचेंज पे ध्यान नहीं देते। उनकी आंखें एक बार देखती हैं सामने सस्पेंडेड उस क्रिस्टल क्लियर लाइट क्लस्टर को। फिर वो स्माइल के साथ नीचे जियान को देख के बोलते हैं, लिटिल फेलो मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। अब क्या तुम इसे दी सोल स्टेट में एडवांस कर पाओगे ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगा। जियान की आंखें देखते हैं शाओ ज़ुन को जिनके चेहरे पे इस समय एक वार्म स्माइल थी। वो अपनी आंखों को ना मोड़ने से रोक नहीं पाता। शाओ ज़ुन अपनी बत्ती से दिखाते हुए बोलते हैं, ठीक है इसे रिफाइन करके ऑब्जर्व करो। ये कहते ही वो चुटकी हो जाते हैं। उनके सामने का जो क्रिस्टल क्लियर लाइट क्लस्टर था वो जियान की तरफ चला जाता है। इसमें से ब्राइट लाइट लगातार बाहर आ रही थी। ये किसी हल्के से गर्म सूरज की तरह लगता है। अपने सामने आए इस लाइट क्रिस्टल को देख के जियान सेंस करता है कि इसके अंदर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एकदम अनफैथमेबल लेवल पे पहुंच गई है। इसके सामने उसकी परफेक्ट हेवली स्टेट की सोल भी एकदम तुच्छ लग रही है। ये हेवरीटूम सोल अनगिनत एक्सपर्ट्स के सोल फ्रेगमेंट से बनी हुई थी। इसके अंदर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को टेरिफाइंग कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम जियान को एक ठंडी सांस को भरते हुए देखते हैं। वो आसमान में खड़े शाओ ज़ुन की तरफ काउटाओ करके बोलता है, एंसेस्टर मैं जियान शाओ क्लैन की ग्लोरी को फिर से रिवाइव करके रहूंगा। इसके बाद वो और कुछ नहीं कहता। एक लंबा सा कदम लेके वो आगे बढ़ता है। उसकी बॉडी स्लाइड क्लस्टर के सामने अपेयर होती है। एक ही फ्लैश में जियान की पूरी बॉडी इस रोशनी के अंदर चली जाती है। अभी आसमान में खड़े शाओ ज़ुन की बॉडी काफी फीकी दिखाई देती है। वो देखते हैं नीचे क्रिस्टल की लाइट क्लस्टर को जो कि किसी सूरज की तरह लग रहा है। उनके चेहरे पे खुशी से भरी स्माइल आती है। वो अपने इस डिसेंडेंट से बहुत ही सेटिस्फाइड थे। शायद जो काम शाओ ज़ुन ने नहीं कर पाया जियान उसे खत्म करके दिखाएगा। शाओ ज़ुन बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, अच्छी बात है कि अभी थोड़ा समय रह गया है। मैं उम्मीद करता हूँ जब तुम रिट्रीट से बाहर आओगे मैं तब तक इंतजार कर पाऊंगा। ये कहते ही वो लाइट क्लस्टर के बाहर बैठ जाते हैं। उनकी वो काम आंखें कभी कभी नीचे की जमीन को देखती थी। कोई भी एनर्जी बॉडी शाओ ज़ुन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करती। हेवरीटूम का स्पिरिचुअल एसेंस इन सभी के लिए बहुत बड़ी टेम्पटेशन है। लेकिन जब तक शाओ ज़ुन यहाँ पे मौजूद है किसी की भी गलत एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होती। मामला फिर से शिफ्ट हुआ था। चारों तरफ एक फैला हुआ सफेद सागर दिखाई देता है। इस समंदर में चारों तरफ लहरें फैल रही थी और इन वेव्स की रोर्स की आवाजें इस पूरे एरिया को कवर करती है। इस सी के ऊपर जियान की बॉडी फ्लोट करती है। जब वो नीचे के समंदर को देखता है उसकी आंखों में एक गहरा शॉक अपीयर हुआ था। भले ही बाहर से लाइट क्लस्टर कुछ खास बड़ा दिखाई न दे रहा हो लेकिन जियान एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इसके अंदर एक अलग ही दुनिया छिपी हुई है। जब जियान इसे सेंस करने की कोशिश करता है तो रिजल्ट ने उसे एकदम शॉक कर दिया था। ये पूरा समंदर एक्चुअली में पूरी तरीके से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना हुआ है। ऐसी वास्ट और माइटी फाइटिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जियान पहली बार देख रहा है। अगर इस स्पिरिचुअल सी से कंपेयर किया जाए तो उसकी परफेक्ट हेवली स्टेट की सोल एकदम मामूली लगती है। जियान कहता है अनएक्सपेक्टेडली हेवरीटूम इतनी टेरिफाइंग है। शायद तभी एंसेस्टर को अपनी सोल को इग्नाइट करना पड़ा। जियान फाइनली समझ गया था कि भले शाओ ज़ुन के पास ऐसी शानदार एबिलिटीज हो तब भी उन्हें हेवरीटूम सोल से फाइट करने के लिए अपनी सोल को क्यों जलाना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि शाओ ज़ुन को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो बिना अपनी सोल के सेक्रीफाइस के इस हेवरीटूम सोल को हरा सकते हैं। जियान कहता है हेवरीटूम की सोल पहले से डिसअपीयर हो चुकी है। अब इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कोई मालिक नहीं है। अगर इसके रूमर्स कहीं फैल जाते हैं तो फिर शायद दुखी कंटेंट के सारे एक्सपर्ट्स के बीच में बड़ा तहलका मच जाएगा। क्योंकि जब तक कोई इस जगह की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिफाइन कर पाता है उसकी सोल बिल्कुल एक टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच जाएगी। उसके लिए
उस लेजेंडरी डी स्टेट सोल में एडवांस होना भी पॉसिबल है। सच में शाओजुआन का जियान के लिए गिफ्ट बहुत ज्यादा बड़ा था। जियान अपने हाथों को क्लेंच करता है और उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई देने लगती है। जियान इस समय बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर सकता। एंसेस्टर शाओजुआन ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस इसलिए किया जैसे वो जियान को पावर दे पाए कि वो हन क्लैन को रेस्ट कर सके। साफ तौर पे जियान के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और उसे इसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। वो अपने सिर को उठा के देखता है स्पेस को। हम उसके चेहरे पे ग्रेव एक्सप्रेशन को आते हुए देखते हैं। जियान कहता है हेवली टूम से अगर कंपेयर किया जाए तो फिर इस जगह का टाइम फ्लो अलग है। वो डिस्कवर करता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी रिच हो चुकी है कि उसने फ्लो ऑफ टाइम को एकदम बदल दिया है। अगर इसे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हेवली टूम जो कि कई गुना छोटी हो चुकी है, अब इसका फ्लो ऑफ टाइम हेवली टूम से कई गुना धीमा हो गया। ये एक हेवली टूम के अंदर की हेवली टूम है। एक डीप ब्रेथ को छोड़ने के बाद वो अपने इमोशंस को स्थिर करता है। इस जगह का समय हेवली टूम से धीरे बहता है और ये उसके लिए काफी अच्छी चीज थी। वरना जियान को भी पता नहीं होता कि इस वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिफाइन करने में आखिर उसे कितना समय लगेगा। हम जियान को हवा में बैठते हुए देखते हैं। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे आके उसी की सरफेस पे लैंड करता है। तुरंत ही उसके आईब्रोज के बीच में से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आई थी। ये तुरंत ही अपने आकार को बढ़ाने लगती है। फाइनली हम इसे 1000 फीट के साइज के इल्यूजरी फिगर में बदलते हुए देखते हैं। वो इल्यूजरी फिगर जिसने जियान को कवर कर लिया था वो भी फाइनली बैठ जाता है। उस बड़े से स्पिरिचुअल इल्यूजरी अवतार में से प्योरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम तुरंत ही बाहर आने लगती है। इसकी वजह से स्पिरिचुअल बॉडी पिंक कलर से कवर हो गई थी। टेरिफाइंग हीट चारों तरफ फैलती है। वो स्पिरिचुअल से जहाँ पे जियान होता है, जियान की इल्यूजरी बॉडी को जैसे ही डिमोनिक लोटस फ्लेम कवर करती है तुरंत ही तेज हवाओं की आवाजें सुनाई देती हैं। उसके शरीर के नीचे 10,000 फुट बड़ा एक स्वर्ल फॉर्म होता है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हर दिशा में फैलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे घूमता हुआ स्वर्ल उस सोल एसेंस को खींचने लगा है। ये कई 1000 फुट बड़े स्पिरिचुअल वाटर पिलर्स में बदल के जियान की स्पिरिचुअल फिगर में एंटर करने लगता है। ये स्पिरिचुअल वाटर जो कि एकदम रियल लग रहा था उसकी स्पिरिचुअल इल्यूजरी बॉडी में एकदम हैवी तरीके से स्मैश होता है। लेकिन जब ये स्पिरिचुअल वाटर पिलर उस प्योरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम के कांटेक्ट में आया था, इसमें से सिजलिंग आवाजें बाहर आती हैं। गहरा सफेद रंग का धुआं उठता है। ये अंत में आके कुछ बादलों में बदल के जियान की ह्यूज स्पिरिचुअल बॉडी को कवर कर लेता है। भले इस जगह की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही भयानक लेवल की हो लेकिन काफी अतरंगी होती है। आखिरकार ये हेवली टूम सोल कई मरे हुए एक्सपर्ट्स की सोल्स को ऑब्जर्व होने के बाद बनी है। अच्छी बात यह है कि ये चीज जियान के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास है प्योरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम। जब बात होती रिफाइनमेंट की तो फिर जैसा कि प्योरिफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम का नाम है, इसे चीजों को प्योरीफाई करने में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। और तो और अभी तो जियान के शरीर के अंदर लिटरली मौजूद है। जियान के पास एक ही इशारे पे वो प्योरीफाइंग एबिलिटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से मिल जाती है। इसे अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में रिफाइन कर दिया गया था। सोल एसेंस से बने नीचे के समुद्र में से कई बड़े बड़े स्पिरिचुअल वाटर पिलर्स, ऑफ कोर्स जिन्हें तुम हिंदी में पानी की धारें बोल सकते हो, वो ह्यूज पाइथन की तरह ऊपर उठते हैं और अंत में जाके मिल जाते हैं जियान की स्पिरिचुअल इल्यूजरी बॉडी में। इसकी वजह से एक बहुत ही प्यारी सी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। दूर से देखने पे जियान की स्पिरिचुअल इल्यूजरी बॉडी एक डिवाइन स्टैचू की तरह लग रही थी जिसके पास मॉन्स्टर्स प्रेशर होता है। अगर इसे सच में कोई देख पाता तो फिर उसका शॉक फील करना काफी नॉर्मल होता। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, नीचे के स्पिरिचुअल सी में से कई बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं। जब जियान स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लगातार डिवावा करता जाता है तब जियान की सोल का प्रेशर और भी टेरिफाइंग होता जा रहा था। उसकी बढ़ रही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ धीरे धीरे उस लेजेंडरी स्टेट के पास पहुंच जाती है। इस तरीके से 1 महीना निकल गया था। भले जियान को सोल एसेंस के क्लस्टर में एंटर करे हुए 1 महीने का समय हो गया हो, लेकिन वो इस समय के दौरान रिट्रीट से बाहर आने के बिल्कुल साइंस को शो नहीं करता। उस लाइट के क्लस्टर के अंदर से कोई भी अजीब फ्लक्चुएशन बाहर नहीं आती। हर एक चीज 1 महीने पहले जैसी रहती है। इस क्रिस्टल क्लियर लाइट क्लस्टर के बाद शाओजुआन शांति से बैठे होते हैं। इस समय उनकी दोनों आंखें बंद थी, लेकिन अगर 1 महीने पहले से कंपेयर किया जाए तो उनकी सोल बॉडी और भी फीकी हो गई थी। और तो उनके अपीयरेंस को देख के ऐसा लगता है जैसे वो बहुत जल्दी एज होने लगे हैं। इन्हें देख के कोई भी बता सकता था कि अभी अपने अंत की तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन तब भी शाओजुआन किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करते। जमीन पर कई एनर्जी बॉडीज शाओजुआन की पेल हो रही बॉडी को देखती हैं। इन सभी के चेहरों पे सेट एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। आखिरकार एक हीरो का अंत होने आ रहा है। शाओजुआन चाहे जब जिंदा हो या फिर मरने के बाद, उन्हें कोई भी मैच नहीं कर पाया। इन सभी के लिए अफसोस की बात यह होती है कि वो देखते देखते और भी बुढ़े होते जा रहे हैं। आसमान में एंसेस्टर शाओजुआन की हल्की सी बड़बड़ाने की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं, लिटिल फेलो, मेरा समय लगभग खत्म हो गया है। इस दुनिया को मोटे मोटे बादलों ने ढक लिया था। अब उसका वो स्पिरिचुअल इल्यूजरी फिगर और भी रियल दिखाई देने लगता है। अंत में जाके किसी 1000 फीट बड़े एकदम जायंट की तरह लग रहा था। ये ऐसा होता जैसे जियान कई गुना फूल गया हो। इस समय जब जियान सांस लेता था बादलों में ठंडर की आवाजें गूंजती थी। वो मोटे मोटे बादल उसके नाक में एंटर करते हैं और उसके बाल 10,000 फुट बड़े झरने की तरह दिखाई देते हैं। जब भी उसके कपड़े फ्लटर होते थे, इस नीचे के सी की सरफेस पे बहुत ही टेरिफाइंग वेव्स बन जाती थी। इस स्पिरिचुअल इल्यूजरी बॉडी में से एक बहुत ही अल्टीमेट लेवल का ऑरा रिलीज होने लगता है। ये ऑरा ऐसा था कि हर एक सोल को उसके सामने घुटने टेकने होंगे। जब दूसरे महीने का आखिरी दिन आता है तो सभी एनर्जी बॉडी साय करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि
क्योंकि वो एल्डरली फिगर जो कि आसमान में बैठा हुआ होता है वो इस समय इतना फीका पड़ गया था कि उसे लगभग इनविजिबल बोला जा सकता है। लेकिन चाहे बात ऐसी हो तब भी ओल्ड मैन शांति से वेट करता रहता है। एंसेस्टर शाओजॉन के ऑब्सेशन की वजह से वो जो कि अपने अंत तक पहुंच चुके हैं वो यहाँ तक अपने आप को रोक के रख पा रहे हैं। कुछ समय के बाद एंसेस्टर शाओजॉन का वो ट्रांसपेरेंट जैसा फिगर हल्का सा फ्लक्चुएट होता है। उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी, लेकिन उनकी जो आंखें होती हैं उनमें एक रिग्रेट भरा होता है। वो कहते हैं लगता है मैं तुम्हें सफल होते हुए देख नहीं पाऊंगा लिटिल फेलो, शाओ क्लैन को तुम्हारे हाथों में छोड़ के मैं बहुत ही खुश हूँ, गुड बाय। ये कहने के बाद शाओजॉन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उनकी बॉडी और भी पेल हो जाती है। लेकिन जब एंसेस्टर शाओजॉन की बॉडी डिसअपीयर होने वाली थी ये हेवी टूम एकदम कांपने लगती है। हम एक ओवरलोड के लेवल की रिपल को फैलते हुए देखते हैं। जब ये फ्लक्चुएशन फैली थी तो सभी एनर्जी बॉडीज अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाती, वो ऐसे प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। शाओजॉन जो कि वैनिश होने वाले थे वो इस फ्लक्चुएशन को सेंस करने के बाद एक और जेंटल स्माइल को रिवील करते हैं। सभी की आंखों के सामने एक 10,000 फुट बड़ा फिगर जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना बंद हो जाए वो स्लोली आसमान में अपीयर होता है। वो तुरंत ही शाओजॉन की तरफ घुटने टेक के बोलता है मैं डिसेंडेंट जियान एंसेस्टर को विदाई देता हूँ। वो 10,000 फुट बड़ा फिगर आसमान में खड़ा होता है। इस समय हेवी टूम की सारी एनर्जी बॉडीज एकदम ट्रेम्बल हो रही थी। ऐसे फ्राइटनिंग प्रेशर की वजह से इन सभी को ऐसा लगता है जैसे इनकी सोल बॉडीज एकदम एक्सप्लोड होने वाली हैं। इस समय एंसेस्टर शाओजॉन की बॉडी आसमान से पूरी तरीके से फेड हो गई थी, लेकिन गायब होने से पहले उनकी आंखें शांति और खुशी से भरी होती हैं। आई मीन प्लीज्ड एक्सप्रेशन था। एंसेस्टर शाओजॉन के गायब होने के बाद भी जियान लगातार आसमान में घुटने टेके रहता है। काफी समय के बाद उसकी वो ह्यूज बॉडी धीरे धीरे छोटी होने लगती है। फाइनली जियान अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ गया था। जियान देखता है स्पॉट को जहाँ से एंसेस्टर शाओजॉन गायब हुए। वो बड़बड़ाते हुए बोलता है एंसेस्टर। वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के स्पेस की तरफ क्लेंच कर देता है। एक इनविजिबल लाइट स्पॉट जिसे कोई नॉर्मल इंसान देख नहीं सकता वो जियान के ऐसा करने पे अपीयर हुआ था। ये शाओजॉन का लाइफ इम्प्रिंट होता है। वो एक्सपर्ट जिनकी सोल डी स्टेट में एडवांस हो चुकी है बस उनके पास इस लाइफ इम्प्रिंट को देखने की एबिलिटी होती है, वरना भले कोई 9 स्टार दोशन क्लास में पहुंच चुका हो वो तब भी एक्सट्रीमली मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस को जान नहीं पाएगा। अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस समय एंसेस्टर शाओजॉन का इस दुनिया से वजूद गायब हो गया था। वो अल्टीमेट एक्सपर्ट जिसने एक बार इस पूरे दुनिया कॉन्टिनेंट को डोमिनेट किया था वो इस समय इस दुनिया से डिसअपीयर हो चुका होता है। लेकिन जियान जिसकी सोल डी स्टेट में एडवांस हो चुकी है ये नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता। ये लाइफ इम्प्रिंट शायद शाओजॉन को दोबारा से जिंदगी दे सके, लेकिन अपनी सोल के डी स्टेट में एडवांस होने के बाद भी जियान के लिए अभी भी ये काम नामुमकिन है। परहैप्स जब जियान फ्यूचर में उस लेजेंडरी दूधी क्लास में एडवांस करेगा तब हो सकता है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सके। रिगार्डलेस चाहे कुछ भी हो अल्टीमेटली एक उम्मीद बची हुई थी, चाहे उम्मीद कितनी भी दूर दिखाई दे रही हो लेकिन ये गायब नहीं हुई होती। वो इनविजिबल लाइफ इम्प्रिंट जियान के हाथ में आता है। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इसे अच्छे से गार्ड करती है और ये चला गया था उसके आईब्रोज के बीच में। परहैप्स बहुत लंबे समय के बाद ये ओल्ड मैन जिसने शाओ क्लैन के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया वो इस दुनिया में फिर से अपीयर होगा। इस लाइफ इम्प्रिंट को रखने के बाद हम जियान को साय करते हुए देखते हैं। वो अपने सिर को नीचे झुका के हेवरी टूम की दुनिया को देखता है। हालांकि यहाँ पे 2 महीने पास हो गए हैं लेकिन सेंट्रल पेस में बस आधा महीना निकला होगा। और जहाँ तक बात रही जियान की वो हेवरी टूम में लगभग 2 साल स्पेंड कर चुका है, क्योंकि जियान को हेवरी टूम के सोल एसेंस को पूरी तरह से रिफाइन करने में 2 साल लगे हैं। अच्छी बात है कि बाहरी दुनिया से हेवरी टूम का फ्लो ऑफ टाइम अलग होता है, वरना जब वो अपनी रिट्रीट से इस बार बाहर जाता तो फिर पूरी दुनिया ही बदल चुकी होती। जियान अपने हाथों को देखता है, फिर उसकी आंखें देखती हैं दूरी की तरफ। इस समय जियान एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में एंटर कर चुका था। ये फीलिंग कुछ ऐसी होती है जैसे पूरा हेवरी टूम उसके कंट्रोल में हो। जियान कहता है डी स्टेट सोल। वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के खाली स्पेस की तरफ क्लेंच करता है। जियान कहता है एक्सप्लोड। एक पत्थर से बना पहाड़ जिसका आकार 1000 फीट से ज्यादा का होगा वो बिना किसी बॉर्डिंग के एकदम एक्सप्लोड हो गया था। उसके बस एक थॉट पे उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस पूरे हेवरी टूम के चप्पे चप्पे को ढक लेती है। ये एरिया उससे कई गुना बड़ा होता है जैसे जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहले कवर कर पाती थी। इस समय जहाँ तक जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहुंचेगी उसके अटैक्स को वहां तक पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, चाहे भले वो 10,000 किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो। वैसे तो डी स्टेट की सोल और परफेक्ट हेवरी स्टेट में बस एक स्टेप का फर्क है, लेकिन ये अंतर जमीन और आसमान का होता है। इन्हें बेसिकली कंपेयर नहीं किया जा सकता। जब कोई सच में डी स्टेट सोल की स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस करता है तभी वो समझ पाएगा कि एक्सपर्ट्स के पूरी जिंदगी तक कोशिश करने के बाद भी वो इस ब्रह्मांड जैसे बैरियर को क्रॉस क्यों नहीं कर पाते। शायद ये बुनियादी तौर पर अलग ही चीज है। यहाँ पे एक है गॉड तो फिर दूसरा इंसान है। इस समय जियान की बॉडी आसमान में सस्पेंडेड होती है। इस समय शाओजॉन पहले से ही गायब हो चुके हैं। अब उसके लिए हेवरी टूम में ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे उसे विदाई लेने में परेशानी हो। लेकिन क्योंकि जियान ने हेवरी टूम की सोल को डिवावर किया है जियान सेंस करता है कि इस हेवरी टूम के ऊपर उसका एकदम एब्सोल्यूट कंट्रोल है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब वो भविष्य में गुरेलम से बाहर चला जाएगा वो तब भी चाहे कहीं से एक स्पेशल टनल को ओपन करके इस हेवरी टूम रेल में एंटर कर सकता है। और तो और अगर कोई जियान के अलावा हेवरी टूम में घुसने के लिए स्पेशल क्रैक को क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसे जियान की परमिशन मांगनी होगी। इस समय एक तरीके से जियान इस हेवरी टूम का मालिक बन चुका है। इसमें अंदर और बाहर जाने वाले लोग उसकी मर्जी पे चलेंगे। ऐसे तोहफे की वजह से जियान थोड़ा सरप्राइज महसूस कर
रहा था। हालांकि इस जगह की एनर्जी काफी रिच है, लेकिन इस समय जियान की स्ट्रेंथ के साथ ये हेवली टूम उसकी कुछ खास मदद नहीं कर सकती। इसका जो सेंट्रल पिन से फ्लो ऑफ टाइम का डिफरेंस है वो जियान के लिए काफी आकर्षक होता है। आफ्टर ऑल इसमें एंटर करने के बाद किसी के भी ट्रेन करने की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और ये उसके और उसके फैक्शन के लिए बहुत ही शानदार चीज है। जियान हंस के बोलता है, अब मुझे खुद के रियल्म को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने साथ जाने वाले इस तोहफे के साथ काफी खुश था। आफ्टर ऑल अगर जियान अपने रियल्म को बनाता भी है तो फिर उसमें कुछ खास नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि हेवली टूम की स्पेशल एबिलिटी बस एक एलीट दूधी के पास ही हो सकती है। खैर जियान अपने दिल के इमोशंस को सप्रेस करता है। उसकी उंगली सामने की स्पेस को किसी चैन की तरह खोल देती है। एक स्पेशल क्रैक अपीयर हुआ था। उसकी आंखें एक बार इस रियल्म को देखती है, फिर वो सीधा उसमें एंटर कर जाता है। सभी की आंखों के सामने स्पेस हल्का सा विगल हुआ था। हम इसे पूरी तरीके से गायब होते देखते हैं। सीन एक बार फिर से शिफ्ट हुआ था। इस समय गुरेल्म के माउंटेन रेंज के ऊपर कई फिगर्स खड़े हुए होते हैं। इनकी सीरियसनेस से भरी आंखें देखती हैं सामने की स्पेस को, जिसमें लगातार रिपल्स बन रही हैं। लेकिन के क्लैन हेड लेंग देखते हैं गुयुआन को। वो सरप्राइज से भरी आवाज में बोलते हैं, क्लैन हेड गुयुआन आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? बगल में खड़े यांजिन भी बोलते हैं, आधे महीने का समय निकल चुका है। अगर जियान अभी बाहर नहीं आता तो हन क्लैन शायद उसके पिता की सच में जान ले लेगा। एक बार हेवली टूम में जानने के बाद जियान ने बाहर आने के साइंस को बिल्कुल शो नहीं किया है। और तो जिस दिन का हन क्लैन से एग्रीमेंट होता है वो भी काफी करीब आ गया है। इस समय गुयुआन की आईब्रोज भी नेट हो गई थी। वो कहते हैं हेवली टूम पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इसकी स्पेशल टनल पूरी तरह से ब्लॉक है। मैंने स्पेशल टनल को खोलने की कोशिश करी, लेकिन मुझे खतरनाक फोर्स ने रिपेयर कर दिया। ये फीलिंग कुछ ऐसी होती है जैसे कि अभी की हेवली टूम के पास अपना एक मालिक हो। गुयुआन के इन शब्दों ने सभी को शॉक कर दिया था। इस हेवली टूम का बस एक ओनर है और वो थे वो एलीट दूधी जिन्होंने इसे क्रिएट किया था। पिछले हजारों सालों से ये हेवली टूम एकदम ओनरलेस रही है। हालांकि लोगों ने कई बार इसे रिफाइन करने की कोशिश करी, लेकिन बिना एक्सेप्शन के सभी फेल हुए। एक दूधी के द्वारा बनाए हुए रियल्म को इन जैसे एक्सपर्ट्स कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यही कारण होता जिसकी वजह से लेंग और यांजिन, जिनकी मानसिक स्थिरता काफी ज्यादा शानदार थी, वो भी गुयुआन के शब्दों को सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन वो जानते थे कि जैसी गुयुआन की स्ट्रेंथ है, उनके लिए गलत बोलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। गुयुआन के इन शब्दों को सुनकर जुनर के चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि हेवली टूम का मालिक कौन है, लेकिन बात ऐसी है कि इसके अंदर जियान है। अगर गुयुआन भी स्पेशल टनल को ओपन नहीं कर पाते तो फिर जियान बाहर कैसे आएगा? जुनर के चेहरे को देख के गुयुआन का एक्सप्रेशन थोड़ा ग्लूमी हो जाता है। उनकी अभी की स्ट्रेंथ के साथ अगर इस हेवली टूम का कोई मालिक होता भी है, तब भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो गुयुआन को इसके अंदर एंटर करने से रोक दे। वो कहते हैं मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। तुरंत ही उनकी हैंडसीज चेंज होती है। आसपास के 10,000 फीट के एरिया की एनर्जी एकदम चर्न होने लगती है। गुयुआन अपने हाथ को आगे बढ़ा के रूथलेस तरीके से सामने फ्लक्चुएट हो रहे स्पेस को ग्रैब करते हैं। एक बड़ी सी काली परछाई ने इस पूरी माउंटेन रेंज को ढक लिया होता है। ये ह्यूज एनर्जी पाम बहुत तेज था। ये एक ही फ्लैश में उस स्पेस के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो फ्लक्चुएट हो रहे स्पेस में टकरा पाता, अब वो स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था। बहुत जल्द स्पेस में से फ्लक्चुएशन बाहर आती है और ये हैवी तरीके से गुयुआन के उस पाम में जाकर टकरा गई थी। इसकी वजह से गुयुआन के सेट के पर कच्चे उड़ जाते हैं। अचानक से हुए अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से सभी एक पल के लिए डल हो गए थे। आखिर गुयुआन की कैसी स्ट्रेंथ है? वो इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स में से एक है। इस अटैक को बस रेस्ट करने के लिए लेंग जैसे एक्सपर्ट को अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन तब भी स्ट्रेंथ को बस एक फ्लक्चुएशन ने तबाह कर दिया है। इस समय लेंग और यांजिन के चेहरे का शॉक बहुत ही इंटेंस था। वो कहते हैं ये स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन है। समखना बस स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन से गुयुआन को पीछे करना, आखिर ऐसा करने में कैसी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। इस समय गुगलन के तीन इमोर्टल्स के चेहरे बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। वो चिल्ला के बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से फॉर्मेशन को सेटअप करो। जैसे इनके मुंह से आवाज बाहर आती है, गुगलन के एक्सपर्ट्स तुरंत ही इस माउंटेन रेंज को घेरने लगते हैं। इनकी बॉडी में से दिल की बाहर आने लगी थी। इस फॉर्मेशन को बनते हुए देख गुडाओ एक बहुत ही सोलम आवाज में बोलते हैं, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? ये हमारा गो क्लैन है। हम यहाँ पे बस किसी को रिसीव करने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे और कोई प्लान्स नहीं है। गुडाओ ने ये बोला ही था, तभी सभी के सामने एक स्पेशल टनल बनती है। गो क्लैन के एक्सपर्ट्स की एंग्शियस आंखों के सामने इस टनल में से एक फिगर बाहर आया था। वो बाहर आया फिगर सबसे पहले देखता है उस बड़ी सी फॉर्मेशन को, जिसे गो क्लैन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बनाया है। वो सभी की एंग्शियस आंखों को भी देखता है। तुरंत ही उसके चेहरे पे एक इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन आता है। वो कहते हैं क्या बस एक इंसान का स्वागत करने के लिए इतनी बड़ी लाइनअप की जरूरत है? इस स्पेशल टनल में से बाहर आए इस फिगर को देख के देखने वाले एकदम स्टैंड रह गए थे। वो कहते हैं जियान। इस समय गुडाओ रिलीफ महसूस करते हैं। उनके एक इशारे पे सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। गुडाओ जियान की तरफ देख के स्माइल के साथ बोलते हैं, कुछ समय पहले एक टॉप एक्सपर्ट ने हमारे प्लेनेट को पीछे रिपेल किया था। हम तो बस उसका, लेकिन इससे पहले गुडाओ अपनी पूरी बात को खत्म कर पाते, गुयुआन के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ा शॉक अपीयर हुआ था। ये देख के गुडाओ तुरंत ही चुप हो जाते हैं।
इस समय गुयुआन की आंखें देख रही होती हैं जियान को। उनके दिल में एक बहुत ही बड़ा तूफान बन गया था। वो कहते हैं कुछ समय पहले मुझसे फाइट करने वाले तुम थे, चाहे वो यांजिन लेइंग हो या वो जुनर। इन शब्दों को सुन के सभी के मुंह एकदम डब्बे की तरह खुले रह गए थे। लेकिन जो जियान का रिप्लाई आता है उसकी वजह से इन सभी के चेहरों के स्टंट एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा डेंस हो जाते हैं। जियान कहता है ये हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। सो गाइस फाइनली जियान हेरवी टूम से बाहर आ गया है। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि बीच में इस एपिसोड ने मुझे भी इमोशनल करवा दिया था। तुम्हारी क्या सिचुएशन थी कमेंट्स में लिख के बताओ। नेक्स्ट पार्ट में उस युद्ध की तैयारी होने वाली है जहाँ पे आर्मियों को डिस्पैच किया जाएगा और फिर हम देखेंगे इस बरील स्काई माउंटेन रेंज को। हाँ मेरे जैसे टर्की लोगों के लिए भी अगला एपिसोड देखने लायक होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी पोल तो अगले पार्ट में ही खुलेगी। अगर आप सभी इसे मिस नहीं करना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे जैसे हम वीडियोस को रिलीज करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप ओपन है, आप उसका पार्ट बन के मैं पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। आपको प्लान्स छोटे से बड़े हर तरीके के मिल जाएंगे और भी जानकारी के लिए ज्वाइन बटन को चेकआउट कर सकते हो। ऑफ कोर्स मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप आने वाले एपिसोड को एक दिन पहले ही एंजॉय कर पाओगे। सो वेट मत करो, फटाफट से ज्वाइन करो। चलो हम मिलते हैं वीडियो को इस पार। अगर पिछला एपिसोड मिस हो गया था तो उसे डायरेक्टली लेफ्ट में क्लिक करके देखो। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।